Hello everyone, welcome to today's session. I am Kajol and in this video we are going to start with accounting process. तो इसके प्रीवियस वीडियो में हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो बेसिक्स हैं उनको डिस्कस कर चुके हैं, इसके प्रिंसिपल्स और कन्वेंशंस को भी हम डिस्कस कर चुके हैं. तो आई होप आप ये टॉपिक्स जो हैं उनको समझ गए होंगे एंड वी आर रेडी टू मूव अहेड. So before we start with the accounting process, let me tell you that if you are preparing for UGC NET Commerce, PGT Commerce or for Delhi University examination, then these videos are useful for you, and if you want to know more about our courses, then you can contact to the given number or you can download the Vishnu Economic School app. So let's get started with the accounting process. तो आपको याद होगा हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में फाइनेंशियल अकाउंटिंग के वहाँ पे हमने देखा था कि कैसे हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शन को, देन उनको क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं और एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन करते हैं, एंड देन अल्टीमेटली जो रिजल्ट्स हैं उसको कम्युनिकेट करते हैं टू द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो आई होप आपको वो याद होगा. पूरा प्रोसेस में हमने डिस्कस किया था कि वहाँ पर जो रिकॉर्डिंग है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की वो हम यहाँ पे जर्नल बुक में करते हैं. जर्नल बुक के अंदर हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग करते हैं फर्स्ट टाइम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की. मतलब जब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अगर किसी ट्रांजैक्शन में एंटर हो रही है या फिर वहाँ पे कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है वो टेक प्लेस हो रही है, तो उसको जब हम रिकॉर्ड करेंगे फर्स्ट टाइम तो वो यहाँ पर रिकॉर्डिंग जनरल बुक के अंदर ही होती है, जनरल एंट्रीज के थ्रू. तो इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे. पहले अब हम रिकॉल कर लेते हैं कि अकाउंटिंग प्रोसेस पे हमने क्या डिस्कस किया था. तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग के बाद हमने देखा था यहाँ पे क्लासिफिकेशन. अब क्लासिफिकेशन जो है वो हमें यहाँ पर जो एंट्रीज हमने रिकॉर्ड कर ली होंगी, जिन एंट्रीज को हमने जनरलाइज कर लिया है जनरल बुक के अंदर, उनको अब हम क्लासिफाई कर रहे होते हैं. तो यहाँ पे ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसको हमें फॉलो करना होता है. फर्स्ट स्टेप है यहाँ पे रिकॉर्डिंग का, जो हम यहाँ पे जनरल बुक के अंदर करते हैं. उसके बाद यहाँ पे क्लासिफिकेशन आता है. जो एंट्रीज हमने रिकॉर्ड करी होंगी उसको अब हम क्लासिफाई करेंगे थ्रू लेजर. लेजर मेक करके हम यहाँ पे उसको क्लासिफाई करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, जो जनरलाइज हो गई होंगी एंट्रीज उनको. उसके बाद यहाँ पे आता है समराइजिंग. हम यहाँ पे जो लेजर हमने मेक किया होगा अब हमें उसको समराइज करना है. तो हम ये कर सकते हैं ट्रायल बैलेंस को मेक करके, या फिर हम यहाँ पे बैलेंस शीट ले सकते हैं, P&L अकाउंट ले सकते हैं, ट्रेडिंग और P&L अकाउंट ले सकते हैं. तो इसके थ्रू हम यहाँ पे जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उनको समराइज कर रहे होते हैं. और यहाँ पे एनालाइज एंड इंटरप्रेट आता है उसके बाद. तो अब ये जो एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन है ये हम यहाँ पर जो अकाउंटिंग रेशोज हैं, जो डेट इक्विटी रेशोज हो सकते हैं, जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज हैं वो हो सकते हैं इसमें, और डिफरेंट रेशोज हो सकते हैं. तो उसको यूज़ करके हम यहाँ पे एनालाइज करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, उनका इंटरप्रिटेशन करते हैं कि कैसा परफॉर्मेंस रहा वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का, और क्या उसकी फाइनेंशियल पोजीशन है, और क्या यहाँ पे जो फॉर्म है वो केपेबल है अपने डेट्स को रीपे करने के लिए. तो ये सब हम यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं और इंटरप्रेट कर सकते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को एनालाइज करके. जो भी यहाँ पे समरी होगी, जो हमने समराइज किया होगा ट्रांजैक्शंस को, उनका एनालिसिस करके और उनको इंटरप्रेट करके. तो इसमें यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट्स भी आ सकता है. कैश फ्लो को मेक करके करते हैं हम यहाँ पे एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन. और अल्टीमेटली जब यहाँ पे एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद जो हमारे पास रिजल्ट्स होते हैं उसको हम कम्युनिकेट करते हैं टू द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. मतलब यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया था कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं. इंटरनल यूजर्स में ओनर्स आ सकते हैं, मैनेजमेंट आ सकती है. तो उन सब के लिए हम यहाँ पे जो रिजल्ट्स हैं उनको कम्युनिकेट करते हैं ताकि यहाँ पे मैनेजर्स जो हैं उनको भी ये इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाए कि उन्होंने कैसा परफॉर्म किया होगा, जो उनके प्लान्स हैं उनको उन्होंने कैसे एग्जीक्यूट किया है और उसके क्या रिजल्ट्स रहे, क्या इफेक्ट पड़ा उस पर फाइनेंशियल पोजीशन पर ऑर्गेनाइजेशन की. तो इस सबको यहाँ पे इवैल्यूएट करने के लिए, इसको जज करने के लिए यहाँ पे जो मैनेजमेंट है और जो ओनर्स हैं जिसमें शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनका यूज़ जो है
और जो रिजल्ट्स हैं यहाँ पे उनको कम्युनिकेट करना है यहाँ पर इन यूजर्स के लिए, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। एक्सटर्नल यूजर्स में हमने देखा था कि यहाँ पे गवर्नमेंट आ सकती है, बैंक आ सकते हैं और सप्लायर्स आ सकते हैं। जो भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ बिजनेस ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व हैं वो आ सकते हैं यहाँ पर एक्सटर्नल यूजर्स में। तो उन सभी के लिए यहाँ पे जो रिजल्ट्स हैं वो कम्युनिकेट करना इंपॉर्टेंट होता है। एंड विद दिस जो अकाउंटिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है, जिससे हमने यहाँ पे रिकॉर्डिंग से स्टार्ट किया था और कम्युनिकेशन पे एंड किया है कि हम यूजर्स को उसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पहले हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग की बात करेंगे कि जब फर्स्ट टाइम यहाँ पे कोई ट्रांजैक्शन जो है उसको हमें रिकॉर्ड करना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो हम यहाँ पे उसको जनरल बुक में रिकॉर्ड करेंगे। अब इस जनरल बुक के अंदर हम एंट्रीज को कैसे नोट डाउन करते हैं, क्या पूरा प्रोसेस होता है, इसको हम देखेंगे और इसको इलस्ट्रेशंस के थ्रू भी समझेंगे, डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू हम इसको समझेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद जनरलाइजिंग। तो अब हमें यहाँ पर जनरलाइजिंग को डिस्कस करने से पहले जो गोल्डन रूल्स हैं अकाउंटिंग के उनको डिस्कस करना है, तभी हम यहाँ पे जनरलाइज कर पाएंगे जो भी ट्रांजैक्शन होगी उनको। तो अब गोल्डन रूल्स जो हैं अकाउंटिंग के, तो अब यहाँ पे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के अंदर पहले हम ये देख लेते हैं कि हम अकाउंट किसको बोलते हैं। तो अब यहाँ पे जो अकाउंट है उसका एक्चुअली मीनिंग है यहाँ पर कि किसी एक पर्टिकुलर हेड से रिलेटेड जो डिटेल्स है उसे हम एक टी शेप अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो इसीलिए जो अकाउंट है उसका एक्चुअली मतलब यहाँ पर होता है कि एक पर्टिकुलर हेड जो है, एक पर्टिकुलर आइटम जो है, इसको हम ट्रांजैक्शन भी कह सकते हैं। तो अब यहाँ पे इसका मतलब है, जैसे हम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कैश ले लेते हैं। अब यहाँ पे ये कैश अकाउंट है, तो अब यहाँ पे इस टी शेप अकाउंट के अंदर जो भी कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होगी वो सब हम यहाँ पे इसमें रिकॉर्ड करेंगे, चाहे इसमें कैश जो है वो रिसीव हुआ हो या फिर कैश हमने पे किया हो। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड होती है यहाँ पर इस टी शेप अकाउंट की, उसमें हम यहाँ पे डेबिट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं और जो राइट साइड होती है वहां पर हम क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। तो अब यहाँ पे ये जो टी शेप अकाउंट हमने देखा, इसी को हम यहाँ पे अकाउंट कह रहे हैं, जिसमें हम एक पर्टिकुलर हेड से रिलेटेड जो डिटेल्स हैं उनको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। अब इसी अकाउंट से, इसी एक टेबल को देखकर, टी शेप अकाउंट को देखकर हमें ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे कैश से रिलेटेड जो सारी डिटेल्स होंगी वो इसी एक पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर मेंशन्ड होंगी। तो इसीलिए हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर हेड के जो सारे डिटेल्स हैं वो यहाँ पे एक ही प्लेस पर रिकॉर्ड कर लेते हैं, जिसको हम टी शेप अकाउंट बोल देते हैं या फिर अकाउंट बोल देते हैं। तो अब यहाँ पे जो अकाउंट है वो यहाँ पे पर्सनल हो सकते हैं और इम्पर्सनल हो सकते हैं। अब यहाँ पे पर्सनल अकाउंट्स कौन से होंगे, जो किसी भी एक पर्सन के नेम पर होंगे। जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पे कोई डेटर या फिर क्रेडिटर है, तो यहाँ पे XYZ अकाउंट हो जाएगा, किसी भी डेटर के लिए है। तो अब जो डेटर के अकाउंट है वो यहाँ पे पर्सनल अकाउंट्स होंगे, किसी एक पर्सन के नेम पे अगर कोई अकाउंट होगा, कंपनी का नाम हो सकता है वो, तो उसको हम यहाँ पे पर्सनल अकाउंट्स बोलते हैं। अब ये जो पर्सन है जिसके नाम से वो अकाउंट हमने मेक किया है वो यहाँ पे एक डेटर है या फिर यहाँ पे क्रेडिटर भी हो सकता था, तो इन सभी को हम यहाँ पे पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। और यहाँ पे इम्पर्सनल अकाउंट्स में आते हैं जो अदर देन पर्सनल अकाउंट होंगे, जो किसी भी पर्सन के नेम से रिलेटेड नहीं है। अब यहाँ पे बिजनेस में जो एसेट्स हैं, जो रेवेन्यू जनरेट होंगे, वो सब यहाँ पे उनको हम इम्पर्सनल अकाउंट्स कहते हैं, उनको हम इसी में रिकॉर्ड करते हैं। और इसमें आते हैं यहाँ पे रियल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट्स। तो अब यहाँ पे हमने देखा कि जो अकाउंट है वो एक्चुअली यहाँ पे टू टाइप के हो सकते हैं।
फर्स्ट होगा पर्सनल और सेकंड है यहाँ पे इम्पर्सनल। अब पर्सनल में तो हमने देख लिया कि किसी एक पर्सन के नेम से रिलेटेड जो भी अकाउंट हम मेक करेंगे वो डेटर्स हो सकते हैं, क्रेडिटर्स हो सकते हैं, कंपनी का नाम भी यहाँ पे हो सकता है, तो वो सब यहाँ पे पर्सनल अकाउंट होंगे, उनको हम एज पर्सनल अकाउंट ट्रीट करेंगे। और यहाँ पे जो इम्पर्सनल अकाउंट्स है, जो अदर देन पर्सनल अकाउंट होंगे, जो भी एसेट से रिलेटेड होंगे या कोई रेवेन्यू या एक्सपेंसेस से रिलेटेड कोई भी अकाउंट्स होंगे, तो उसको हम यहाँ पे इम्पर्सनल अकाउंट्स बोलेंगे। और यहाँ पे जो इम्पर्सनल अकाउंट्स है वो भी यहाँ पे टू काइंड से हो सकते हैं, एक रियल अकाउंट हो सकते हैं और नॉमिनल अकाउंट हो सकते हैं। अब रियल अकाउंट कौन से होंगे? जो यहाँ पे एसेट से रिलेटेड होंगे, एसेट से रिलेटेड कोई भी अकाउंट्स जो है उनको हम रियल अकाउंट्स बोलेंगे। अब यहाँ पे एसेट्स में सारे ही काइंड्स ऑफ एसेट्स, चाहे वो फिक्स एसेट्स हों, करंट एसेट्स हों, इनटेंजिबल एसेट्स हों या टेंजिबल एसेट्स हों, सभी यहाँ पे इंक्लूड होंगे एसेट्स के अंदर। जिसमें यहाँ पे बिल्डिंग आ सकती है, बिल्डिंग अकाउंट को हम यहाँ पे रियल अकाउंट बोल देंगे, वो एक इम्पर्सनल टाइप ऑफ अकाउंट है। तो अब इम्पर्सनल टाइप ऑफ अकाउंट तो वो है, लेकिन अब उसमें भी यहाँ पे वो एक रियल अकाउंट है। तो एसेट अकाउंट्स जो है वो सारे ही रियल अकाउंट्स होते हैं, चाहे वो बिल्डिंग हो सकती है, फिक्स एसेट्स हो सकती हैं, इनटेंजिबल एसेट्स भी हो सकती हैं, जैसे गुडविल हो सकती है, तो वो इनटेंजिबल एसेट्स में काउंट होगा और वो तब भी यहाँ पे रियल अकाउंट ही रहेगा, गुडविल अकाउंट भी। तो अब यहाँ पे जो सेकेंड टाइप है इसका वो है नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट में क्या इंक्लूड होता है? एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज। तो नॉमिनल अकाउंट में यहाँ पे एक्सपेंसेस से रिलेटेड जो भी अकाउंट्स हम मेक करेंगे उनको हम नॉमिनल अकाउंट बोलेंगे। और रेवेन्यू, जैसे कि यहाँ पे सेल्स जो है, सेल्स अकाउंट, वो यहाँ पे एक काइंड ऑफ नॉमिनल अकाउंट होगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेल्स से अल्टीमेटली रेवेन्यू जनरेट हो रहा होगा, इसीलिए यहाँ पे सेल्स जो है वो एक नॉमिनल अकाउंट है। एक्सपेंसेस कैसे ले सकते हैं हम? अब परचेज अकाउंट हमने मेक किया, ऐसा ही हमने एक टी शेप अकाउंट मेक किया, तो अब परचेज अकाउंट में जो हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे उसका ट्रीटमेंट हम अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट करेंगे। अब उनके जो रूल्स हैं इनसे रिलेटेड उसको भी हम डिस्कस करेंगे, जो एक्चुअली यहाँ पे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है। तो अब जो ये अकाउंट्स हमने देखे, नॉमिनल अकाउंट में हमने देखा कि एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज आते हैं, यहाँ पे सेल्स अकाउंट आ सकता है, परचेज अकाउंट आ सकता है, इंटरेस्ट पेड और रिसीव्ड के जो अकाउंट्स है वो आ सकते हैं। यहाँ पर जो भी एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज होंगे उनसे रिलेटेड जो सारे अकाउंट्स हैं वो उन सबको हम नॉमिनल अकाउंट्स बोलते हैं। सैलरी अकाउंट भी आ सकता है, यहाँ पर वेजेस अकाउंट आ सकता है जो कि एक्सपेंसेस से रिलेटेड है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो इसीलिए वो नॉमिनल अकाउंट में काउंट होते हैं। और जो एसेट्स हैं वो हमने रियल अकाउंट में देखा कि उनको हम रियल अकाउंट्स से डिस्क्राइब करते हैं। और हमने यहाँ पे पर्सनल अकाउंट में देखा कि जो भी डेटर्स होंगे, यहाँ पर जो भी पर्सन के नेम से हम अकाउंट मेक करेंगे उसको हम यहाँ पे पर्सनल अकाउंट बोलेंगे। अब यहाँ पे हमने एक पॉइंट देखा कि यहाँ पे रियल अकाउंट में हम सारे एसेट्स को काउंट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे जो डेटर्स हैं उनको क्यों हम रियल अकाउंट्स में नहीं लेते? क्योंकि अब डेटर्स जो है वो भी अल्टीमेटली यहाँ पे हमारे एसेट्स ही हैं। तो अब यहाँ पे क्योंकि डेटर्स जो है वो पर्सनल अकाउंट होते हैं, वो बाय द नेम हम यहाँ पे उनको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, तो डेटर्स का जो ट्रीटमेंट है वो हम एज पर्सनल अकाउंट्स करते हैं। तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि रियल अकाउंट्स जो है वो उसमें एसेट्स को हम इंक्लूड करते हैं, लेकिन अदर देन डेटर्स। तो आई होप आपको यहाँ पे ये जो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स है वो समझ में आया होगा। अब इन्हीं पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट्स के से रिलेटेड जो यहाँ पे रूल्स हैं अकाउंटिंग के, उन्हीं को हम यहाँ पे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पे जो ब्रॉडर बाइफर्केशन है वो इन्हीं के अकॉर्डिंग है, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल के अकॉर्डिंग। तो अब आगे कैसे हमें इनका ट्रीटमेंट करना होगा, जनरलाइज करना होगा, उसके लिए हमें यहाँ पे जो रूल्स हैं उनको समझना इंपॉर्टेंट है। तो अब जो गोल्डन रूल्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। तो अब यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया, पर्सनल अकाउंट का जो रूल है उसको हम देखते हैं पहले। तो पर्सनल अकाउंट के अंदर डेबिट द receiver and credit the giver।
ये होता है यहाँ पर अकाउंटिंग रूल पर्सनल अकाउंट्स के लिए। अब पर्सनल अकाउंट्स में हमने क्या डिस्कस किया था कि यहाँ पे किसी पर्सन के नेम से रिलेटेड जो अकाउंट्स होंगे उन सभी में हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। वहाँ पे अगर कुछ रिसीव हो रहा होगा तो उसको हम डेबिट करेंगे, और अगर कुछ उस अकाउंट से आउटवर्ड हो रहा होगा, जा रहा होगा उस अकाउंट से, तो उसको हम यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। पर्सनल अकाउंट्स के केस में, किसी पर्सन के नेम से रिलेटेड अकाउंट के केस में, तो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू भी देखेंगे, इलस्ट्रेशंस के थ्रू भी हम इसको समझेंगे आगे। तो अब यहाँ पे सेकंड हमने देखा था रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट के केस में यहाँ पे डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जो अब यहाँ पे रियल अकाउंट्स में आपको याद होगा हमने देखा था कि यहाँ पे एसेट्स होती हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों ही एसेट्स होंगे। यहाँ पे बिल्डिंग्स अकाउंट हो गया, मशीनरी अकाउंट हो गया, तो ये सब यहाँ पे रियल अकाउंट्स में काउंट होते हैं। तो अब यहाँ पे रियल अकाउंट्स के लिए क्या रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन। जो यहाँ पे इस एसेट अकाउंट में एंटर हो रहा होगा, जो रिसीव हो रहा होगा, जो अमाउंट जो है वो इस अकाउंट में आ रहा होगा, उसको हम यहाँ पे डेबिट करेंगे, और क्रेडिट करेंगे जो उस अकाउंट से जा रहा होगा। जो भी अमाउंट यहाँ पे उस अकाउंट से माइनस हो रहा होगा उसको हम यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। और यहाँ पे थर्ड हमने देखा था नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट्स में हमने देखा था कि यहाँ पे रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस अकाउंट को हम लेते हैं। तो यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट के अंदर डेबिट करते हैं हम ऑल रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस, और क्रेडिट करते हैं हम यहाँ पे ऑल इनकम एंड गेन्स। जो भी इनकम यहाँ पे हो रही होगी, जैसे इंटरेस्ट रिसीव अगर हो रहा होगा यहाँ पे, तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। डेबिट हम किन को करेंगे, सारे ही रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस को। मतलब यहाँ पे जो एक्सपेंसेस हो रहे होंगे, जैसे परचेज के टाइम पर हमें एक्सपेंसेस हो रहे होंगे, तो उसको हम यहाँ पे डेबिट करेंगे नॉमिनल अकाउंट के केस में। तो अब यही 3 रूल्स हैं यहाँ पे, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के अंदर, जिसमें हमने यहाँ पे फर्स्ट देखा पर्सनल अकाउंट, जिसमें डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर है। सेकेंड हमने देखा रियल अकाउंट, जिसमें एसेट से रिलेटेड अकाउंट्स को हम काउंट करते हैं, जिसमें हमने देखा यहाँ पे डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। थर्ड हमने देखा नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो अब इन्हीं को हम यहाँ पे डिफरेंट एग्जाम्पल्स के थ्रू डिस्कस करेंगे। और ये जो रूल्स हैं वो याद रखना इम्पॉर्टेंट है जनरल एंट्रीज को समझने से पहले, क्योंकि तभी जब हमें ये रूल्स याद होंगे तभी हम यहाँ पे जनरल एंट्रीज जो है उनको परफॉर्म कर पाएंगे। तो अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स हैं उनको देख लेते हैं हम। सो बिफोर मूविंग ऑन टू द इलस्ट्रेशंस, हम यहाँ पे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये भी यहाँ पे याद रखने इम्पॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पे अकाउंट्स जो है वो यहाँ पे एसेट अकाउंट हो सकते हैं, कैपिटल अकाउंट हो सकते हैं, लाइबिलिटीज हो सकती हैं, एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज हो सकते हैं। तो इन्हीं 5 अकाउंट से रिलेटेड जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है उसको हम डिस्कस करेंगे। एसेट्स अकाउंट में सारी ही एसेट्स जो है उनको इंक्लूड करते हैं हम। कैपिटल अकाउंट में जो भी यहाँ पे प्रोप्राइटर ने जो भी कैपिटल जो है वो इंट्रोड्यूस करी होगी बिजनेस में, उससे रिलेटेड जो भी अकाउंट्स होंगे वो कैपिटल अकाउंट में काउंट होते हैं। इसमें पार्टनर्स के अकाउंट जो हैं वो भी कैपिटल अकाउंट में ही काउंट होते हैं। लाइबिलिटीज़ में आ सकता है यहाँ पे जो भी
क्रेडिटर्स हो सकते हैं यहाँ पे, कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो सकते हैं यहाँ पर लाइबिलिटी के अंदर, तो वो सब यहाँ पे लाइबिलिटी अकाउंट पे हम काउंट करते हैं। एक्सपेंसेस में यहाँ पे परचेज आ सकती है, सैलरीज आ सकती है जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को पे करनी होगी, वेजेस आ सकते हैं यहाँ पर। रेवेन्यूज के अंदर यहाँ पे सेल्स आ सकता है, इंटरेस्ट रिसीव्ड आ सकता है, तो वो सब रेवेन्यू अकाउंट में काउंट होगा। तो अब इन्हीं 5 अकाउंट से रिलेटेड जो रूल्स हैं डेबिट एंड क्रेडिट के, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पे अगर एसेट जो है वो इंक्रीज हो रही है, तो उस केस में हम यहाँ पे एसेट अकाउंट जो है उसको हम यहाँ पे डेबिट करते हैं, और अगर यहाँ पे जो एसेट है वो डिक्रीज हो रही है तो उसको हम यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। तो यही यहाँ पर जो एसेट अकाउंट है उनसे रिलेटेड रूल्स हैं कि यहाँ पे अगर इंक्रीज होती है एसेट्स के अंदर तो उसको हम डेबिट करेंगे, और डिक्रीज होता है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो अब यहाँ पे जो कैपिटल है, कैपिटल अकाउंट जो होंगे, अगर उनमें कोई इंक्रीज होता है तो उसको हम यहाँ पे क्रेडिट करेंगे, और यहाँ पे अगर कैपिटल में कोई डिक्रीज होता है तो फिर उसको हम यहाँ पे डेबिट करेंगे। लाइबिलिटी के केस में अगर लाइबिलिटी जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है तो उस केस में क्या होगा, लाइबिलिटी अगर यहाँ पे इंक्रीज हो रही है तो उसको हम यहाँ पे क्रेडिट करेंगे, और अगर लाइबिलिटी यहाँ पे डिक्रीज हो रही है तो उसको हम डेबिट करेंगे, जैसा हमने कैपिटल अकाउंट के साथ किया। तो यहाँ पे कैपिटल और लाइबिलिटी के साथ हम सेम ही ट्रीटमेंट कर रहे हैं कि यहाँ पे अगर कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट होगी, डिक्रीज हो रही है तो डेबिट। और यहाँ पे लाइबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है, कोई लाइबिलिटी ऐसी है, अगर कोई लाइबिलिटी लाइक क्रेडिटर्स अगर यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं तो उसको हम क्रेडिट करेंगे, और यहाँ पे अगर डिक्रीज होगी, अगर हम पे कर देंगे उनको तो यहाँ से लाइबिलिटी हमारी डिक्रीज हो जाएगी तो उसको हम डेबिट करेंगे। एक्सपेंसेस में यहाँ पे अगर इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे डेबिट करेंगे हम इसको, और अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो इसको हम क्रेडिट करेंगे। रेवेन्यू अकाउंट में यहाँ पे रेवेन्यू से रिलेटेड जो भी अकाउंट्स होंगे उसमें अगर इंक्रीज होता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, और यहाँ पे अगर इनमें कोई डिक्रीज होता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो ये सब हम रेवेन्यू अकाउंट के केस में करते हैं। तो अब इन सब में हमने देखा कि यहाँ पे एसेट्स अगर इंक्रीज हो रही हैं तो उसको हम डेबिट करेंगे, अगर डिक्रीज हो रही हैं तो क्रेडिट होगा। और यहाँ पे एसेट्स के साथ हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज हो रही है तो उसको डेबिट करेंगे। वैसे ही हम यहाँ पे एक्सपेंसेस के साथ भी कर रहे होते हैं, अगर एक्सपेंसेस जो है वो इंक्रीज हो रहे होंगे तो उसको हम डेबिट करेंगे, और अगर डिक्रीज हो रहे होंगे तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। बाकी जो रिमेनिंग 3 अकाउंट है, जैसे कैपिटल अकाउंट है, अगर लाइबिलिटी या फिर रेवेन्यूज है, तो अगर इनमें इंक्रीज हो रहा होगा तो इन सबको हम यहाँ पे क्रेडिट कर रहे हैं, और अगर ये डिक्रीज हो रहे होंगे तो यहाँ पे हम इनको क्रेडिट कर रहे हैं। तो आई होप आप यहाँ पे ये जो रूल्स हैं डेबिट एंड क्रेडिट के उसको समझ गए होंगे, और इन रूल्स को भी पढ़ना गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के साथ साथ इम्पॉर्टेंट है, तभी हम यहाँ पे जो जनरल एंट्रीज हैं उनको रिकॉर्ड कर पाएंगे एक्यूरेटली। तो अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं कि कैसे हम यहाँ पे इन रूल्स को यूज़ करके यहाँ पे जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको जनरलाइज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर हम इनको डेबिट और क्रेडिट कर रहे हैं, जो भी एसेट्स में इंक्रीज या डिक्रीज हो रहे हैं या जो भी रूल्स हैं उसको हम यहाँ पे 2 काइंड्स से डिस्कस कर रहे हैं। तो अब ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपको याद होगा हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में डुअलिटी प्रिंसिपल को डिस्कस किया था। 9th प्रिंसिपल में हमने डुअलिटी प्रिंसिपल देखा था, जिसमें हमने देखा था कि किसी भी ट्रांजैक्शन के हमेशा डुअल इफेक्ट्स होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो इसीलिए उसी रूल को यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस फॉलो कर रही होती हैं जनरलाइज करने के लिए अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को। तो आई होप आपको ये पॉइंट जो है कि हम यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट कर रहे हैं इनके इंक्रीज एंड डिक्रीज को, या जो भी यहाँ पे रिलेटेड रूल्स हैं उनको, तो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। तो अब यहाँ पे जनरलाइज करने के लिए ट्रांजैक्शन को हमने कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स लिए हैं ट्रांजैक्शंस के, जिनके थ्रू हम यहाँ पे जनरलाइज करेंगे इन ट्रांजैक्शंस को। तो अब यहाँ पे फर्स्ट है राम इन्वेस्टेड
10 लाख इन बिजनेस, तो अब अगर ये जो ट्रांजैक्शन है वो टेक प्लेस हुई है यहाँ पर, तो इसको हम कैसे जनरलाइज करेंगे। तो अब यहाँ पे 7 डिफरेंट ट्रांजैक्शंस हमने लिए हैं एग्जांपल्स के लिए। फर्स्ट यहाँ पे राम इन्वेस्टेड 10 लाख्स इन बिजनेस, तो मतलब यहाँ पे राम ने इन्वेस्ट करे हैं बिजनेस के अंदर 10 लाख रुपीज़। तो इसको कैसे हम इसकी जनरल एंट्रीज कैसे पास करेंगे, तो अब उससे पहले हमें यहाँ पे जो हमने रूल्स डिस्कस किए उसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हमने देखे और जो गोल्डन रूल्स देखे, दोनों को ही याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, राम ने 10 लाख रुपीज़ जो है वो बिजनेस में इन्वेस्ट करे हैं, तो इसमें यहाँ पे कैश इन्वॉल्व है और यहाँ पे बिजनेस के लिए यहाँ पे कैपिटल है। जो भी कैश यहाँ पे प्रोपराइटर ने इन्वेस्ट किया होगा बिजनेस के अंदर, तो आपको याद होगा ये यहाँ पे रिलेटेड है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट से, जिसमें हमने देखा था कि यहाँ पे ओनर जो है और बिजनेस जो है वो यहाँ पे 2 सेपरेट एंटिटीज होते हैं, उन्हें हम सिंगल एंटिटी नहीं कंसिडर करते अकाउंटिंग के टर्म्स में। तो इसीलिए यहाँ पे जो भी प्रोपराइटर जो है वो कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा होगा बिजनेस के अंदर, तो वो बिजनेस के लिए जो है वो एक लाइबिलिटी की तरह वर्क करेगी। तो अब इससे हम क्या समझ सकते हैं कि यहाँ पे कैश इन्वॉल्व है जो कि प्रोपराइटर ने इन्वेस्ट किया है एज कैपिटल बिजनेस के अंदर। तो अब यहाँ पे कैश जो है वो एक एसेट है और इसमें इंक्रीज हो रहा है, बिजनेस के लिए जो कैश है वो इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पे कैपिटल जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है। अब इसको हम एज कैपिटल अकाउंट ही लेंगे। तो आप अब यहाँ पे जो रूल्स हैं डेबिट एंड क्रेडिट के, उससे हम इसको रिलेट कर सकते हैं, जिसमें हमने देखा था कि अगर यहाँ पे एसेट इंक्रीज हो रही होती है तो उसको हम यहाँ पे डेबिट करते हैं और अगर कैपिटल इंक्रीज हो रही होती है तो उसको हम यहाँ पे क्रेडिट करते हैं। तो इसी रूल्स को यहाँ पे हमें अप्लाई करना है जनरल एंट्रीज को परफॉर्म करते हुए। तो इसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, या फिर हम यहाँ पे राम्स कैपिटल अकाउंट पे लिख सकते थे, उसको हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे विद द सेम अमाउंट 10 लाख। तो ये यहाँ पे हमने जनरल एंट्री पास करी है यहाँ पे फर्स्ट ट्रांजैक्शन के लिए कि यहाँ पे राम ने इन्वेस्ट करे थे बिजनेस के अंदर 10 लाख रुपीज। तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट 10 लाख टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 10 लाख। और इसमें यहाँ पे जनरल एंट्रीज में हम यहाँ पे नरेशंस को भी मेंशन करते हैं ताकि हम यहाँ पे जो डिटेल्स हैं ट्रांजैक्शन की उसको भी यहाँ पे समराइज फॉर्म में मेंशन करते हैं, ताकि हम यहाँ पे जो डिटेल्स हैं उसको समझ जाएं ट्रांजैक्शन के कि क्यों वो ट्रांजैक्शन पास हुई है, किस चीज़ से रिलेटेड है वो ट्रांजैक्शन। तो हम इसमें लिख सकते हैं यहाँ पे नरेशंस में बीइंग कैश इन्वेस्टेड इन बिजनेस। तो ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं नरेशंस के अंदर। नरेशंस को हम हमेशा ब्रैकेट में मेंशन करते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है वो है यहाँ पे परचेज मेड फॉर 2 लाख फॉर मशीनरी। मतलब यहाँ पे अब जब बिजनेस स्टार्ट हुआ उसके बाद यहाँ पे मशीनरी परचेज हुई है। तो अब यहाँ पे जो मशीनरी है वो भी यहाँ पे एक एसेट है और अब क्योंकि उसे परचेज कर लिया है तो अब ये इंक्रीज हो गई होगी, मशीनरी जो है वो ऐड हो गई है बिजनेस में। तो यहाँ पे क्योंकि ये एक एसेट है तो इसीलिए इंक्रीज इन एसेट हो रहा है और हमने यहाँ पे देखा इंक्रीज इन एसेट को हम क्या करते हैं, डेबिट। तो अब यहाँ पे जो मशीनरी है उसका मशीनरी अकाउंट जो है उसको हम डेबिट करेंगे विद द अमाउंट 2 लाख। और यहाँ पे हमने कैश पे किया होगा उस मशीन को परचेज करने के लिए, तो यहाँ पे जो कैश है वो डिक्रीज हो गया होगा। और जब कैश, क्योंकि एक एसेट है जो वो डिक्रीज होती है एसेट, तो उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट। तो इसीलिए यहाँ पे जो कैश है कैश अकाउंट को हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे विद 2 लाख रुपीज। और यहाँ पे हम नरेशंस में लिख देंगे बीइंग मशीनरी परचेज्ड।
तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक रूल्स जो हैं वो नहीं होते नरेशंस को मेंशन करने के लिए। आप कोई भी शॉर्ट में बस आपको लिखना होता है कि वो ट्रांजैक्शन जो है वो किससे रिलेटेड है, तो इसीलिए बस हम नरेशंस को मेंशन करते हैं। तो अब इसको देख के हमें पता चल जाएगा कि हमने बिजनेस में जो है वो मशीनरी परचेज करी है, इसीलिए ये एंट्री जो है वो पास हुई है यहाँ पर। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि हम कैसे यहाँ पे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को अप्लाई करते हैं और कैसे यहाँ पे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं जर्नल एंट्रीज को पास करते हुए। तो अब यहाँ पे जो थर्ड ट्रांजैक्शन है वो है यहाँ पे गुड्स परचेज फ्रॉम राहुल वर्थ ₹50,000। तो अब यहाँ पे गुड्स जो है वो परचेज किए हैं हमने, और ये हमने परचेज करे हैं राहुल से। तो अब आपको याद होगा कि हमने पर्सनल अकाउंट्स को डिस्कस किया था जिसमें कोई भी नेम यूज हो रहा हो तो वो यहाँ पे पर्सनल अकाउंट से बिलोंग करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि गुड्स परचेज किए हैं, यहाँ पे बिजनेस जो है वो गुड्स परचेज कर रहा है राहुल से 50,000 रुपीज में। तो अब यहाँ पे अगर नेम यूज हो जाता है किसी भी ट्रांजैक्शन में तो उसे हम कंसिडर करते हैं कि वो एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी। क्रेडिट पे गुड्स परचेज करे हैं, और क्रेडिट पे गुड्स परचेज करने का मतलब ये होता है कि यहाँ पे हमने जो गुड्स हैं वो रिसीव कर लिए हैं लेकिन अभी उसके अगेंस्ट जो मनी है वो पे नहीं किया है। मतलब हमने अभी जो अमाउंट है जो 50,000 रुपीज है वो अभी हमें पे करने हैं फ्यूचर में। तो अब आपको याद होगा हमने अक्रूवल कंसेप्ट में देखा था, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हमने ये देखा था कि जब वो ट्रांजैक्शन में एंटर हम हो रहे हैं तभी हम उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, ना कि तब जब उसका जो अमाउंट है वो हम या तो पे करेंगे या रिसीव करेंगे। दोनों ही केसेस में हम यहाँ पे ट्रांजैक्शंस को तभी रिकॉर्ड कर लेते हैं जब वो ट्रांजैक्शन में हम एंटर हो रहे हैं या किसी भी ऑब्लिगेशन में हम एंटर हो रहे हैं। जैसे इस केस में है, जो बिजनेस है यहाँ पे वो ऑब्लिगेटेड है राहुल को पे करने के लिए 50,000 रुपीज फ्यूचर में जो भी अग्रीड डेट होगी उसके अंदर। तो यहाँ पे हम जो परचेज हमने मेक किया है आज, तो उसके लिए हम एंट्री आज ही यहाँ पे पास करेंगे, ना कि यहाँ पे फ्यूचर में जब हम उसके लिए 50,000 रुपीज पे कर देंगे राहुल को। तो इसीलिए अब यहाँ पे क्योंकि ये एक क्रेडिट परचेज है, क्रेडिट पे हमने यहाँ पे जो गुड्स हैं वो परचेज करे हैं, तो इसकी एंट्री को अब हमें पास करना होगा। तो इसकी एंट्री को हम पास करेंगे और हम इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे कि अगर ये जो गुड्स हैं वो हमने कैश पे परचेज किए होते तो हम क्या करते हैं उसमें, तो कैसे चेंज हो जाती जनरल एंट्री इसकी। थर्ड में हमने देखा गुड्स परचेज फ्रॉम राहुल है, तो यहाँ पे जो परचेज अकाउंट है उसको हम डेबिट करेंगे। अब यहाँ पे जो परचेज अकाउंट है वो एक्चुअली यहाँ पे हमारे लिए एक्सपेंस है। तो अब एक्सपेंस के केस में हमने क्या रूल देखा था कि यहाँ पे अगर इंक्रीज होता है एक्सपेंस में तो हम उसे डेबिट करते हैं और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट करेंगे एक्सपेंसेस को। तो इसीलिए हम यहाँ पे परचेज अकाउंट जो है उसको डेबिट कर रहे हैं। परचेज करना हमारे लिए एक एक्सपेंस हुआ, गुड्स क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ने परचेज किए हैं तो एक्सपेंसेस कंसिडर करेंगे उसको हम, और यहाँ पे जो अमाउंट होगा वो 50,000 रुपीज होगा। और यहाँ पे हम क्रेडिट करेंगे राहुल के अकाउंट को। अब यहाँ पे जो ये अकाउंट है वो एक्चुअली यहाँ पे हमारे लिए लायबिलिटी है और यहाँ पे इंक्रीज इन लायबिलिटी हो रहा है, तो उस केस में हम लायबिलिटी को क्रेडिट करते हैं और डिक्रीज जब हो रही होती है तो उसे हम डेबिट करेंगे लायबिलिटी के केस में। तो इसीलिए यहाँ पे हम राहुल का जो अकाउंट है उसको क्रेडिट कर रहे हैं विद 50,000 रुपीज, क्योंकि हमने यहाँ पे अपने लिए एक ऑब्लिगेशन जो है उसको क्रिएट कर लिया है कि फ्यूचर में हमें राहुल को रीपे करने हैं जो भी अमाउंट हमने यहाँ पे क्रेडिट पे परचेज किए हैं गुड्स उनसे, उसके लिए। तो अब नेक्स्ट है यहाँ पे गुड सोल्ड टू मोहन फॉर ₹10,000। अब यहाँ पे हमने सेल्स मेक करी है विच इज रेवेन्यू फॉर अस। तो अब यहाँ पे सेल के केस में यहाँ पे मोहन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे
और यहाँ पे जो सेल्स अकाउंट है उसको हम क्रेडिट करेंगे विद द अमाउंट 10,000। अब ऐसा क्यों होगा कि हम यहाँ पे जो मोहन का अकाउंट है उसको डेबिट करेंगे और जो सेल्स अकाउंट है उसको क्रेडिट कर रहे हैं। तो अब सेल्स जो है वो हमारे लिए रेवेन्यू है और यहाँ पे इंक्रीज इन रेवेन्यू को हम क्या कर रहे होते हैं, क्रेडिट। तो इसीलिए हम यहाँ पे सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करते हैं और यहाँ पे जो मोहन का अकाउंट है वो एक्चुअली हमारे लिए एज एसेट वर्क करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो मोहन का अकाउंट है, मोहन जो है वो अभी हमारे लिए डेटर है और इसीलिए यहाँ पे मोहन जो है उसने अभी जो गुड्स हैं वो क्रेडिट पे परचेज किए हैं हमसे, मतलब यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने यहाँ पे सेल किए हैं मोहन को गुड्स क्रेडिट के ऊपर। हमने यहाँ पे देखा था कि राहुल से हमने यहाँ पे क्रेडिट पे गुड्स परचेज करे थे, लेकिन अब हमने क्रेडिट पे मोहन को गुड्स सेल करे हैं। तो यहाँ पे हमारे लिए राहुल जो है वो हमारा क्रेडिटर था और यहाँ पे मोहन जो है वो हमारे लिए डेटर है। तो इसीलिए यहाँ पे जो एसेट्स हैं वो क्रिएट हो रहे हैं हमारे लिए, तो इंक्रीज इन एसेट को हम यहाँ पे डेबिट करेंगे और यहाँ पे जो इंक्रीज इन रेवेन्यू है, जो सेल्स अकाउंट है, उसको हम यहाँ पे क्रेडिट कर रहे हैं क्योंकि वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को अगर हम याद रखें तो यहाँ पे जो जनरल एंट्रीज हैं वो इजी हो जाती हैं, इसीलिए यहाँ पे हमने पहले इसके रूल्स को स्टडी किया था, उसी को अब हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, उन्हीं की एप्लीकेशन अब हम देख रहे हैं वाइल जनरलाइजिंग द ट्रांजैक्शंस और रिकॉर्डिंग देम। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे जाने से पहले हम यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अगर ये जो क्रेडिट और क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल्स हमने देखा, अगर ये कैश परचेज या फिर कैश सेल्स होता तो हम क्या कर रहे होते हैं यहाँ पर। तो अब यहाँ पे अगर परचेज के केस में ऐसा होता, जिसमें हमने थर्ड ट्रांजैक्शन में हमने देखा कि यहाँ पे हमने परचेज किया था राहुल से 50,000 रुपीज़ में गुड्स क्रेडिट के ऊपर, तो हमने यहाँ पे राहुल का नाम यूज़ किया। लेकिन अगर हम यहाँ पे क्रेडिट पे ना परचेज करके गुड्स को कैश में ही तभी पेमेंट कर देते, तो इस केस में हमारा जो कैश है वो डिक्रीज हो जाता और डिक्रीज इन कैश को हम क्रेडिट करते हैं क्योंकि कैश अकाउंट जो है वो एज एसेट वर्क करता है। तो इसीलिए यहाँ पे राहुल के नाम की जगह हम यहाँ पे कैश अकाउंट यूज करते हैं, मतलब यहाँ पे हम कैश को क्रेडिट कर देते क्योंकि कैश कम हो जाता, उस कैश को हमने स्पेंड किया है जिससे हमने गुड्स जो है वो परचेज किए हैं। तो हम यहाँ पे अपना जो एक्सपेंस है, जो हमने एक्सपेंस किया उसको हम यहाँ पे देखा हमने कि यहाँ पे इंक्रीज इन एक्सपेंस को हम यहाँ पे डेबिट कर रहे थे और यहाँ पे जो डिक्रीज इन एसेट है उसे हम यहाँ पे क्रेडिट कर रहे हैं। सेम गोज विद दिस कि हम यहाँ पे अगर हमने सेल करी है, अगर ये कैश सेल्स होती तो हम यहाँ पे जो मोहन का नेम है इसको यूज नहीं करते और यहाँ पे हम कैश यूज करते कि मोहन ने यहाँ पे कैश पेमेंट जो है वो कर दिया है। तो इसीलिए यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट हो जाता और यहाँ पे सेल्स अकाउंट जो है वो क्रेडिट रहता। तो अब यहाँ पे कैश जो है वो इंक्रीज हो रहा होता और इंक्रीज इन एसेट को हम यहाँ पे डेबिट करते हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पे कैश अकाउंट को डेबिट किया। तो आई होप अब आप यहाँ पे क्रेडिट सेल्स एंड परचेज और जो कैश सेल्स एंड परचेज है उसकी कैसे हम एंट्रीज करेंगे उसको आप समझ गए होंगे। तो मूविंग अहेड, यहाँ पे जो फिफ्थ ट्रांजैक्शन है वो है डिपॉजिटेड इन बैंक ₹5,000। अब 5,000 रुपीज़ जो है वो बैंक में डिपॉजिट किए हैं, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट with ₹5,000 to cash account 5,000। तो अब यहाँ पे ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि अब बैंक और कैश जो है वो दोनों ही यहाँ पे एसेट्स हैं। तो अब यहाँ पे इंक्रीज इन एसेट हो रहा है बैंक के केस में, क्योंकि अब कैश जो है वो डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में, तो बैंक बैलेंस जो है वो इंक्रीज हो रहा होगा यहाँ पर। तो इसीलिए यहाँ पे इंक्रीज इन एसेट जो है उसको हमने डेबिट किया और यहाँ पे क्योंकि कैश कम हो रहा है और यहाँ पे एसेट कम हो रही है, इसीलिए हमने यहाँ पे कैश को क्रेडिट किया है। तो डिक्रीज इन एसेट को हम यहाँ पे क्रेडिट कर रहे हैं और इंक्रीज इन एसेट को डेबिट। तो वही हमने यहाँ पे इस केस में किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट विद 5,000 रुपीज। नेक्स्ट है यहाँ पे रेंट एंड सैलरी पेड फॉर ₹2,500 रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे रेंट पे करने के लिए यहाँ पे 2,500 रुपीज़
जो है वो पे करे हैं और यहाँ पे सैलरीज के लिए 6000 रुपीज़ पे करे हैं। तो इसकी एंट्री हम कैसे पास करेंगे यहाँ पर, तो अब हम दोनों को एक साथ ले लेते हैं। यहाँ पे जो रेंट है और जो सैलरी है, तो ये दोनों रेंट और सैलरी जो है, ये दोनों ही आइटम्स जो है यहाँ पे वो एक्सपेंसेस हैं। तो यहाँ पे जो एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं उसको हमने डेबिट किया, और यहाँ पे इनके अगेंस्ट हमने कैश पे किया है। तो कैश मतलब एसेट जो है वो डिक्रीज हो रही है, तो डिक्रीज इन एसेट को हम यहाँ पे क्रेडिट करते हैं, तो इसीलिए कैश अकाउंट को हम यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। रेंट के लिए हमने पे किया 2500 और सैलरी के लिए पे किया है 6000। तो अब यहाँ पे जो टोटल अमाउंट है, टोटल कैश जो हमने पे किया है, वो हम यहाँ पे क्रेडिट में लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने रेंट और सैलरी को यहाँ पे डेबिट किया टू कैश अकाउंट, मतलब यहाँ पे कैश जो है वो डिक्रीज हो गया, एसेट जो है वो डिक्रीज हो गई, इसलिए हमने उसको क्रेडिट किया विद द टोटल ऑफ रेंट एंड सैलरी। तो इनको हम कंपाउंड एंट्रीज बोल सकते हैं, कंपाउंड जनरल एंट्रीज बोल सकते हैं, जिसमें हम एक से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखा, सिंगल ही ट्रांजैक्शंस को हमने रिकॉर्ड किया डेबिट में और क्रेडिट में, लेकिन यहाँ पे जब हम कंपाउंड जनरल एंट्रीज को पास करते हैं तो हम एक से ज़्यादा एंट्रीज को डेबिट कर रहे होते हैं या क्रेडिट करते हैं। तो अब यहाँ पे जो लास्ट ट्रांजैक्शन है वो है कैश विदड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज ₹7000। तो अब यहाँ पे कैश विदड्रॉ किया है बिजनेस से, यहाँ पे प्रोप्राइटर ने, हो सकता है किसी पर्सनल यूज के लिए यहाँ पे वो कैश जो है वो विदड्रॉ किया हो 7000 रुपीज़। तो इसको अब हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो अब यहाँ पे कैश रिड्यूस हो रहा है बिजनेस के अंदर, और कैश अकाउंट जो है वो एक एसेट अकाउंट है, तो डिक्रीज हो रहा है उसमें, तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। और यहाँ पे ड्रॉइंग्स करी हैं प्रोप्राइटर ने, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। और ड्रॉइंग्स जो है वो यहाँ पे कैपिटल की तरह एक्ट कर रहा है, कैपिटल को ही यहाँ पे विड्रॉ किया है बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए, तो इसीलिए ड्राइंग्स जो है उसको हम एज कैपिटल ट्रीट करेंगे। और कैपिटल में हमने देखा है कि जब इंक्रीज हो रहा होता है कैपिटल में, तो डिक्रीज होगा जब कैपिटल में, तो उसको हम डेबिट करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे हम ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करेंगे टू कैश अकाउंट क्रेडिट विद ₹7000। तो इसको हम देख लेते हैं। $7,000 to cash account 7,000। तो आई होप आप यहाँ पे ये जो ट्रांजैक्शन हमने देखा, इनकी जो जनरल एंट्री हमने पास करी है उसको आप समझ गए होंगे, और जो बेसिक देखा हमने अकाउंटिंग प्रोसेस का उसको भी आप समझ गए होंगे। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और कुछ और इलस्ट्रेशंस को भी हम डिस्कस करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।